मैंने तो उस दिन भी कहा था कि 3 या 4 बार के बाद किसी को भी कितनी बड़ी तोप हो उसको टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 बार। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दतिया में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जिस तरह नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया और जिस तरह कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा, सड़क पर रहे, 11 घंटे तक हाईवे जाम रहा, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। और आपको याद होगा, इस मुद्दे पर पार्टी में केवल और केवल रघुनंदन शर्मा जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए अनुशासन में रहना चाहिए और अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। अब परिणाम आ गए हैं और परिणाम कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे थे, जिस तरह से कार्यकर्ता एक व्यक्ति के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे थे, ऐसे ही परिणाम आने की उम्मीद थी। अब परिणाम के बाद समीक्षा शुरू हो गई है। 2 सदस्यीय समिति बना दी गई है। समिति अभी इस समय प्रदेश कार्यालय में बैठकर सुनवाई कर रही है। शाम तक रिपोर्ट आएगी और आज शाम को दतिया की शाहिद कमेटी भंग हो जाएगी। जहां तक नरोत्तम मिश्रा की बात है, उनके मामले में पूरी चीज़ें दिल्ली भेज दी गई हैं। दिल्ली को तय करना है कि अब आगे नरोत्तम मिश्रा का भविष्य क्या होगा। लेकिन मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उस पितृ पुरुष के पास आया हूं, जिनने हमेशा हमेशा पार्टी को राह दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने सच बोला। कुछ को अच्छा लगा, कुछ को अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज फिर मैं उनसे समझूंगा और फिर से एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं, अनुशासन और विचार सबसे ऊपर होता है। सीधा जोड़ता हूं रघुनंदन शर्मा जी से और उनसे समझते हैं कि वर्तमान हालातों में, क्योंकि अब यशोधरा राजे सिंधिया लिख रही हैं, आत्ममंथन का समय है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नरोत्तम की बगावत नहीं, ये तो जैन जी का प्रभाव है, क्योंकि केवल दतिया में नहीं हारे तो आप बिहार में भी हैं। पूछते हैं रघु जी से, और जो हालात आज पार्टी के अंदर है उस हालात में रास्ता क्या है। रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पे इस मुद्दे पे जो आपने कहा था, मुझे लगता है कि आपने आईना दिखाया था और उस आईने में वही शक्ल दिख रही है जो आपने दिखाने की कोशिश करेगी। अब पार्टी मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री निवास पे 2 घंटे मंथन चला है। 2 लोगों की कमेटी बना दी गई है। अंबाराम कराड़ा और गौरव रणदिवे इस समय सुनवाई कर रहे हैं। शाम तक रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे आज के हालात पर? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सोच समझ करके अपने मत का उपयोग करती है। आपको तो मालूम है, भारत की जनता ये समझ चुकी है कि प्रजातंत्र का क्या महत्व है और भारत में लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है। इस लोकतंत्र को आधार बना करके हमने जो अध्ययन किया है, यहाँ वैचारिक आधार पर मतदान होता है, सांप्रदायिक आधार पर मतदान होता है, धर्म विशेष के आधार पर अपनी विचारधारा को लोग मत के माध्यम से प्रकट करते हैं। और उसमें से हमारे वर्षों का अनुभव ये है कि 75% से अधिक मतदान हो गया या 75% मतदान हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक होता है। ये हमारे वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं बात कह रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं कहूँगा वही सत्य होगा ऐसा नहीं है। लेकिन यदि मत प्रतिशत 75 हो गया, 75 से अधिक हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी के समाचार होते हैं परिणाम में। लेकिन यदि इससे कम रहा तो चिंता बढ़ जाती है। और जब 71% मतदान इस दतिया का हुआ, तब मैंने अपने बंधुओं से कहा कि 71% मतदान हमारे लिए ठीक संकेत नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 5-6 हज़ार वोटों का अंतर है। यदि 5% वोटिंग और हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी जीतती। अब ये मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ता है? तो मतदान प्रतिशत बढ़ता है कार्यकर्ता के परिश्रम से, मेहनत से,
जितना प्रचार होता है हो जाता है, दोनों दल जोर लगा लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, 2 दिन के लिए साइलेंट हो जाता है। नियम के अनुसार, निर्वाचन के चुनावों के अनुसार 2 दिन जनता को मंथन करने का, विचार मंथन करने का समय मिलता है और उसमें से अपना मन और मानसिकता जनता बनाती है। कुछ लोग दुविधा में होते हैं, वोट देना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं, वोट नहीं देना चाहिए, और इसमें से प्रतिशत कम हो जाता है। या तो कोई व्यक्तिगत निर्णय या सामूहिक निर्णय होता है या वैचारिक निर्णय होता है, और कभी कभी दबाव और प्रभाव का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो दतिया में कोई न कोई सा एक कारण रहा होगा, प्रभाव रहा होगा, दबाव रहा होगा या शर्म संकोच रही होगी। 4-5% मतदाता जो हमारे निकलने थे, भारतीय जनता पार्टी के निकलने थे, वे नहीं निकले और उसी का परिणाम यह हुआ कि वो सकारात्मक नहीं हुआ। देखिए, इस समय तो माहौल ये है कि वहाँ भीतरघात हुआ है। जिनकी टिकट कटी उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं, ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जा रहा है। लगातार आपके जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी संकेतों में कहा है कि भीतरघात हुआ है। नहीं, किसने क्या कहा ये तो अब समीक्षा का विषय है, लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि 71% मतदान से ही हम समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त नहीं हो पाएगी। कार्यकर्ता जब बेमन से जुटता है, निष्क्रिय रहता है, सक्रिय नहीं हो पाता है, घर से नहीं निकलता है, घर से मतदाताओं को नहीं निकालता है, तब मतदान प्रतिशत कम होता है और वो कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। इसके जो भी कुछ कारण राजनीतिक होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। रघु जी, आज तो आपकी पार्टी के संकट मोर्चा के ही संकट में पड़े हैं, जो कल तक ये दावा करते थे कि पिछले 10 साल से मैं पार्टी का संकट मोचक हूँ, जो ये दावा करते थे कि कांग्रेस के 4 लाख कार्यकर्ताओं को मैंने बीजेपी ज्वाइन करा दी, जो मतलब पार्टी बदलने की टोली के मुखिया होते थे, अब उनके बारे में चर्चा ये कि उनका टिकट कटा तो उन्होंने पार्टी का पत्ता काट दिया वहाँ से। अब मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने का मेरा स्वभाव नहीं है और इसलिए मैं किसी के भी बारे में, कार्यकर्ता के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। ये पार्टी का निर्णय है कि वो किसके प्रति क्या भावना रखता है, क्या निर्णय लेता है। लेकिन एक बात, यदि ये किसी ने ऐसा कहा है कि मैंने 4 लाख कार्यकर्ता बनाए, तो इससे बड़ा अहंकार कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में 4 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। यदि उसने 4 लाख बनाए तो क्या उसके पहले शून्य था? कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल और अनेक ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता जिनने जीवन लगा दिया है और उन्होंने कार्यकर्ता खड़े किए, समर्थक खड़े किए, पार्टी की विचारधारा घर घर तक पहुंचाई और पार्टी के लिए कट्टर मतदाता तैयार किए। कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात कह रहा हूं, कार्यकर्ता तो तैयार हुए ही, मतदाता भी उन्होंने तैयार किए। ऐसे तपस्वियों के कारण भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रवाद का शंखनाद करने में समर्थ है और कर रही है। रघु जी, आपने ही कहा था जिस दिन टिकट कटा, कार्यकर्ता सड़क पर उतरा, 11 घंटे जाम रहा, अगले दिन मैं आपके पास आया, आपने कहा था कि सभी के इस्तीफे मंजूर कर लेना चाहिए था, जिन जिन ने इस्तीफे दिए। पार्टी को एक सीट की चिंता नहीं करनी थी, अनुशासन की चिंता करना चाहिए। लेकिन तब पार्टी लगी थी कि हमें कैसे भी सीट बचा लें। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं पर फिर से एक तरह से कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। आप अपने उस बयान को और आज के हालातों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा वो बयान तात्कालिक परिस्थितियों में सही था और आज भी लोग सही मानते होंगे। यदि कार्यवाही उसी दिन कर देते तो आज कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होती, विचार मंथन की आवश्यकता नहीं होती। हार जीत जो होती सो होती, ये रण है, रण में जय भी होती है और पराजय भी होती है। इसलिए रण में ये नहीं देखा जाता, लाभ हानि का विचार नहीं किया जाता, युद्ध युद्ध होता है। और यदि कोई सैनिक बगावत करता है तो उसका सिर पहले युद्धों में जब तलवारों से लड़ा करते थे तो बगावत करने वाले सैनिक का सर पहले काटा जाता था, दुश्मन का बाद में काटा जाता था।
और इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि तत्काल कार्यवाही करना चाहिए। पार्टी ने सोचा होगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो पार्टी का निर्णय हम सब मानते रहे हैं, व्यक्तिगत निर्णय एक तरफ है, लेकिन दृढ़ता से, कठोरता से, अनुशासनात्मक विचारधारा खड़ी करना ये प्रारंभ से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का अभिमत रहा है। शून्य में से लोगों ने संगठन खड़ा किया है, और यदि दतिया में शून्य में से संगठन खड़ा करना हो तो फिर से नौजवान आएंगे। ये सब रद्दी की टोकरी में डालने लायक हैं तो उनको डाल देना चाहिए, उसमें संकोच करने की आवश्यकता क्या है। नए कार्यकर्ता आएंगे, नई उम्र के आएंगे, विचारधारा के आधार पर आएंगे, व्यक्तिवाद के आधार पर नहीं आएंगे। और विचारधारा पर जो लोग आएंगे वो स्थायी होंगे, मजबूत होंगे और पार्टी की संपत्ति होंगे। रघु जी, आपसे अनुभवी और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस समय पार्टी के पास नहीं है। ये बात दूसरी है कि अभी आप उतरे पार्टी में जिम्मेदारी के पद पे नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब सत्ता जिसके पास रहती है, उपचुनाव भी उसकी मुट्ठी में रहता है। आपको सारी चीज़ पता है। ये बात क्या कारण है कि सत्ता आपकी, संगठन मजबूत है इस समय आपका, आप पहले विजयपुर हारते हैं, फिर दतिया हारते हैं, अब हेमंत जी का तो उद्घाटन ही एक तरह से कह सकते हैं बिगड़ गया, क्योंकि उनके कार्यकाल का तो पहला चुनाव था ये। मुख्यमंत्री तो 4 में से 2 जीत गए, 1 हार गए, या ये दूसरा भी हार गए, आप समझ ले। तो क्या कहेंगे आप, संगठन मतलब सत्ता रहते हुए, सारे संसाधन रहते हुए, शासन प्रशासन सबका रहते हुए चुनाव हारने को क्या मानेंगे? क्या कोई अलार्म है ये बीजेपी के लिए? क्या जैसा आज यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि अब आत्ममंथन का समय आ गया है, क्या आपको लगता है कि इस समय पार्टी को वाकई गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए? देखो रविंद्र जी, आप जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अब किसी भी दायित्व पर नहीं हूँ। लेकिन आपकी नसों में उसी का खून है, भारतीय जनता पार्टी का, और 24 घंटे उसके हित के बारे में सोचते हो आप। विचारधारा के कारण, भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव होने के कारण, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद हमारे रक्त में बह रहा है, इस कारण से हम इस विचार का समर्थन करते हैं और इस विचार की पार्टी के लिए काम करते हैं, समय देते हैं, सक्रिय रहते हैं, श्रम करते हैं। लेकिन जब दायित्व नहीं है तो जो निर्णय करना है, मंथन करना है, मंथन के बाद फैसला करना है, कठोरता करना है, नरम रखना है, या इसी परंपरा को जीवित रखना, ये सब काम पार्टी का है। जिनके ऊपर दायित्व है वो जरूर विचार कर रहे होंगे, ये उनका काम है। वो मैं सोचता हूँ कि पार्टी के लोग ऊपर से नीचे तक अच्छा ही निर्णय लेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, पार्टी के हित में सोचेंगे। मेरे सोचने से अब कोई होने जाने वाला नहीं है। पार्टी के बहुत लोग हैं जो पार्टी के हित की सोचते हैं और जिनके पास दायित्व, जिम्मेदारी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी और अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल और छोटा सा, सीधा सपाट। अब नहीं लगता है चुनाव हारने के बाद कि नरोत्तम जी की टिकट जबरदस्ती काट दी? नरोत्तम जी ने वहाँ मेहनत की, 2.5 साल लगातार उस सीट को खाली कराने के लिए कोर्ट कचहरी वकील सबको करते रहे। जब पूरा मैदान उन्होंने तैयार कर दिया, बारात तैयार हो गई, तो दूल्हा बदल दिया पार्टी ने। देखिए रविंद्र जी, उस दिन भी मैंने यही बात कही थी और उसी सवाल को आप फिर पूछ रहे हैं। मेरा दृढ़ मत है कि टिकट देने या न देने का निर्णय संगठन का है। संगठन सर्वोपरि इसका उद्घोष हम करते रहते हैं, तो उद्घोष करने से काम नहीं चलेगा, संगठन को सर्वोपरि समझना भी पड़ेगा। एक दूसरा, चुनाव लड़ना ये किसी की जागीरी नहीं है। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि 3 या 4 बार के बाद किसी को भी कितनी बड़ी तोप हो उसको टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 बार यदि आपकी बात मान ली तो पूरा विधानसभा आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगा, नए चेहरे होंगे। हाँ, हो जाने दो। ये इस बात पे बिल्कुल अड़े हैं कि 3 बार से ज़्यादा विधायक का टिकट नहीं मिलना चाहिए। 3 या 4 बार मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि 3 या 4 बार के बाद। भाई मैं तो आपको कहता हूँ कि मैं भी राजनीति में हूँ, मैं भी एमएलए और एमपी का मौज और आनंद ले सकता था, लेकिन मैंने तय किया था कि जीवन में एक बार विधानसभा लड़ूंगा, जीवन में एक बार लोकसभा लड़ूंगा, इसके अलावा नहीं लड़ूंगा। मैंने उसका पालन किया। मैं दोबारा मना कर दिया कि मेरे को नहीं लड़ना है चुनाव, मेरे को राज्यसभा भी नहीं जाना है दोबारा।
और यहाँ तक कि मेरे को एडवाइज़र बनाया था, लोकसभा का सलाहकार था मैं, बीपीएसटी का चेयरमैन था मैं। उससे बड़ा दायित्व तो लोकसभा में सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता, निर्वाचित के अलावा नहीं मिलता है। लेकिन एक बार के बाद मैं दूसरी बार पद ग्रहण नहीं करूँगा, तो मैंने अवधि पूरी नहीं की, 1 महीने पहले रिज़ाइन कर दिया, पद छोड़ दिया दूसरे के लिए कि किसी और दूसरे को अवसर मिलना चाहिए। तो ये मैं उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन सबके लिए ये उदाहरण होना प्रस्तुत करना ज़रूरी नहीं है। उनको 2 बार 3 बार 4 बार लड़वा लो, उसके बाद उनकी जागीरी छीन लो, क्योंकि प्रजातंत्र में जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, रघु जी ने आज बहुत बड़ी बात कही है। एक तरह से एक पितृ पुरुष ने अपनी पार्टी को संदेश भेजा है कि देखिए, प्रजातंत्र में जागीरदारी नहीं चलना चाहिए। 3 बार मैक्सिमम 4 बार यदि टिकट मिला है तो फिर उसको दूसरे काम पे लगाइए। जो टिकट की राजनीति है उस पर किसी की बपौती नहीं होना चाहिए। नमस्कार।